नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहराइच एक बार फिर चर्चा के केंद्र पे है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बहराइच पहुंचे और यहीं से उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद कर दिया। जी हां, मटेरा विधानसभा में हुई बड़ी जनसभा में ओवैसी ने सिर्फ भाषण नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को मटेरा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। यानी कि 2027 की लड़ाई का पहला बड़ा संकेत बहराइच से दिया गया है। जी हाँ, लेकिन सवाल है कि आखिर मटेरा ही क्यों, शौकत अली ही क्यों? क्या इससे मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारा होगा? क्या बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है? और सबसे दिलचस्प बात, इस बार ओवैसी बहराइच तो आए, लेकिन उन्होंने सुहेल देव और सलार मसूद गाजी के उस पुराने विवाद को छुआ तक नहीं, जो हर बार चर्चा में आ जाता है। पूरी कहानी समझते हैं। बहराइच में आखिर क्या हुआ? ओवैसी ने मटेरा विधानसभा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। मटेरा सीट समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। यहाँ लंबे समय से बता दें आपको कि यासर शाह परिवार का राजनीतिक प्रभाव रहा है। ओवैसी ने मंच से सीधे इसी परिवार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि लोगों ने 25 साल तक एक ही परिवार को वोट दिया, लेकिन इलाके में विकास नहीं हुआ है, अस्पताल तक नहीं बन पाए हैं। इसके बाद उन्होंने शौकत अली को जनता का खादिम बताते हुए मटेरा से उम्मीदवार घोषित कर दिया। रैली में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम वोटों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी पर बुलडोजर और एनकाउंटर की राजनीति को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन करना पड़ा तो सम्मान और बराबरी की शर्तों पर गठबंधन किया जा सकता है। यानी एक ही मंच से उन्होंने एसपी को चुनौती दी, बीजेपी पर हमला बोला और गठबंधन का संकेत भी दे दिया। शौकत अली को उम्मीदवार बनाने के पीछे क्या रणनीति है? असल में मटेरा सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। ये सीट समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। ऐसे में यहाँ से अपने प्रदेश अध्यक्ष को उतारकर ओवैसी ये दिखाना चाहते हैं कि एआईएमआईएम अब यूपी में सिर्फ मौजूदगी दर्ज कराने नहीं, बल्कि बता दें आपको कि सीधी राजनीतिक लड़ाई लड़ने आई है। दूसरी बात यह है कि एआईएमआईएम करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की बात कर रही है। ऐसे में शौकत अली को उम्मीदवार बनाना पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए भी बड़ा संदेश माना जा रहा है। साफ है कि ओवैसी अब यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही हैं। क्या मुस्लिम वोट बटेंगे? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। मटेरा और आसपास के इलाकों में मुस्लिम वोट लंबे समय से समाजवादी पार्टी का मजबूत आधार रही है, लेकिन एआईएमआईएम लगातार ये दावा कर रही है कि मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया है, राजनीतिक भागीदारी नहीं दी गई है। अगर मुस्लिम वोट का एक हिस्सा एआईएमआईएम की तरफ जाता है तो समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। यहीं से वोट बंटवारे की बहस शुरू हो जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर एआईएमआईएम कुछ प्रतिशत वोट भी खींच लेती है तो कई सीटों पर मुकाबले का समीकरण बदल सकता है, और अगर विपक्षी वोट बंटते हैं तो उसका अप्रत्यक्ष फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम को वोट काटने वाली पार्टी बता रही है। वहीं एआईएमआईएम खुद को मुस्लिम की स्वतंत्र राजनीतिक आवाज बताती है। अभी चुनाव में समय है, इसलिए अंतिम असर क्या होगा ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि मटेरा अब यूपी की सबसे चर्चित सीटों में शामिल हो गई है। अब बात उस मुद्दे की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा थी। ओवैसी के बहराइच दौरे से पहले चर्चा थी कि क्या इस बार भी सलार मसूद गाजी और महाराज सुहेल देव का मुद्दा उठेगा, क्या फिर वही पुरानी बहस देखने को मिलेगी? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओवैसी ने अपने भाषण में इस विवाद को लगभग पूरी तरह से नजरअंदाज किया। उन्होंने चुनाव, विकास, मुस्लिम प्रतिनिधित्व और राजनीतिक हिस्सेदारी की बात की, लेकिन सुहेल देव और गाजी के विवाद को आगे नहीं बढ़ाया। और यही बात सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि बहराइच की राजनीति में ये मुद्दा नया नहीं है। इसके पीछे करीब 1000 साल पुराना इतिहास भी जुड़ा हुआ है। 1000 साल पुरानी कहानी। 11वीं सदी में उत्तर भारत में कई स्थानीय राजा शासन करते थे। इसी दौर में दो नाम सामने आते हैं। पहला महाराजा सुहेल देव और सलार मसूद गाजी। महाराज सुहेल देव को राजभर समाज अपना सबसे बड़ा नायक मानता है, तो वहीं सलार मसूद गाजी को मुस्लिम समाज का एक वर्ग धार्मिक व्यक्तित्व और शहीद के रूप में सम्मान देता है। बहराइच में उनकी प्रसिद्ध दरगाह भी मौजूद है, यानी कि एक ही ऐतिहासिक किरदार को दो अलग अलग नजरियों से देखा जाता है।
बता दें आपको कि करीब 1034 ईस्वी के आसपास बहराइच क्षेत्र में एक बड़ा युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि महाराजा सुहेलदेव ने कई स्थानीय राजाओं को साथ लेकर सलार मसूद की सेना का मुकाबला किया। युद्ध के बाद सलार मसूद की मृत्यु हुई। यहीं से दोनों अलग अलग पहचान बनी है। एक तरफ सुहेल विदेशी आक्रमणकारियों पर विजय के प्रतीक बने, तो वहीं दूसरी तरफ सलार मसूद धार्मिक आस्था का प्रतीक बनकर। और यही वजह है कि ये इतिहास आज भी राजनीति में दिखाई देता है। अब सवाल है कि आखिर राजनीति में ये मुद्दा क्यों आता है, क्योंकि राजनीति में प्रतीकों का अहम भूमिका है। राजभर समाज के लिए सुहेलदेव सम्मान और गौरव का प्रतीक है। वहीं गाजा दरगाह मुस्लिम समाज के लिए एक हिस्से की आस्था से जुड़ी हुई, इसलिए चुनावी मौसम में ये मुद्दा अक्सर चर्चा में आ जाता है। दिलचस्प बात यह है कि 2020-21 में ओम प्रकाश और राजभर और असुद्दीन ओवैसी एक ही राजनीतिक मोर्चे में साथ थे, लेकिन बाद में दरगाह और सुहेलदेव से जुड़े विवादों के बाद दोनों की राजनीतिक राहें अलग हो गई। तो बहराइच की ये रैली सिर्फ एक चुनावी सभा नहीं थी, ये 2027 विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम की आधिकारिक एंट्री थी। ओवैसी ने शौकत अली को उम्मीदवार बनाकर समाजवादी पार्टी के गढ़ में सीधी चुनौती दे दी है। अब देखना ये होगा कि क्या एआईएमआईएम मुस्लिम वोटों में सेंध लगा पाती है, क्या वोटों के बंटवारे से बीजेपी को फायदा मिलता है। और सबसे अहम सवाल, जो ओवैसी पहले बहराइच आते ही सुहेलदेव और गाजी से जुड़े विवादों के केंद्र में आ जाते थे, उन्होंने इस बार उस मुद्दे को लगभग पूरी तरह से किनारे क्यों कर दिया है। क्या ये कोई रणनीति है? क्या अब फोकस इतिहास से ज्यादा चुनावी गणित पर है, या फिर 2027 की लड़ाई के लिए ओवैसी ने अपनी राजनीति का नया रास्ता चुन लिया है? इन सवालों के जवाब आने वाले चुनावी महीनों में ही सामने आएंगे। तो वहीं ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें।